नवरूप और मेरी पिछली कॉन्वर्सेशन को लाखों लोगों ने देखा, उसके क्लिप्स भी बने क्योंकि उसके अंदर नवरूप जी वो चीज़ें लेके आए जो भारत में ना कोई पढ़ता है, ना कोई डिस्कस करता है कि व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, मार्को रूबियो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे क्या प्लान बना रहे हैं। क्योंकि आपको पता है अभी भी हमारी ट्रेड डील नहीं हुई। टैरिफ्स को लेके, ट्रेड डील को लेके आज भी पीयूष गोयल जी ने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर व्हाइट हाउस के अंदर क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स एक बुक लिखता है, उसके एडिटर जिनके पास सोर्सेज है, इंफॉर्मेशन है व्हाइट हाउस के अंदर के, ये जानना जरूरी है क्योंकि जिससे डील कर रहे हो उनकी स्ट्रैटेजी वीजा विज इसराइल क्या है, वीजा विज पाकिस्तान क्या है, वहां पे अंदर क्या फॉल्ट लाइंस है जेडी वैंस और मार्को रूबियो को लेके, वो सब समझ के ही हम उससे डील कर सकते हैं। और उसी सिलसिले में कई अहम जानकारियां, क्योंकि पीयूष गोयल की स्टेटमेंट इस समय आना ट्रेड को लेके, क्योंकि डील अभी भी हो नहीं पा रही है, या पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हो गया है, या क्यों एकदम से जेडी वैंस प्रमोट करने बैठ गया है फील्ड मार्शल को या फिर शहबाज शरीफ को, उसका डायरेक्ट असर भारत पे क्या होने वाला है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे नवरूप जी के साथ। थैंक यू नवरूप फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग सही डेवलपमेंट्स हैं ऑफ लेट। पहले तो अपने पड़ोसी पाकिस्तान पे चले जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि जेडी वैंस जो है कहते हैं कि आई एम वेरी क्लोज, देयर आर टू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, वन इज माय वाइफ एंड अदर इज जनरल आसिम मुनीर, ठीक है। टू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल है, मतलब वो ओपनली प्रमोट कर रहे हैं, यू नो दैट वी कि विदाउट द स्टेट्समैनशिप ऑफ जनरल मुनीर दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ठीक है। अब बताइए, जनरल मुनीर अगर स्टेट्समैन है तो पर पता नहीं ये लोग ओसामा बिन लादेन को क्या बोलते हैं, ठीक है। राइट, कह रहे उनको तो ठीक है, दे एक्चुअली टर्म्ड हिम अ फ्रीडम फाइटर बाय द वे इन द 80s, ठीक है। Oh जब yes, oh अफगान, yes. ओ हाँ, यस, अखबार में छपा था वो तो कि भाई हाँ, वो तो सोवियत संघ के खिलाफ वो तो फ्रीडम फाइटर था। सो अमेरिकन यू नो दे, ये लोग ना दे प्ले अ ड्यूअल ट्रैक। तो दे कॉल्ड तालिबान पीपल इन यूएस व्हाइट हाउस, रीगन ने बुलाया था, एंड दे कॉल्ड हिम फाउंडिंग एंड दे आर इक्वल टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, रियली। तालिबान को कहा था फाउंडिंग फादर्स अमेरिका के इक्विवेलेंट हैं। यस, देयर इज अ फेमस व्हाइट हाउस मीटिंग और वहां पे रीगन का एक कमेंट है 1982-83 के दौरान। आपको मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको फोटो मिल जाएगी, तालिबान कमांडर्स इन द व्हाइट हाउस, जिसमें गुलाबुद्दीन हिकमतियार और सारे के सारे बैठे हुए हैं ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि भाई यू आर नॉट, आप जो एक बहुत अच्छी रिलीजियस लड़ाई लड़ रहे हैं एंड यू आर नथिंग लेस देन equivalent to the you are fighting a religious war against communism and you are nothing less than the फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। भाई तो अमेरिका ये की तारीख का हर जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो अमेरिका नहीं, शुरुआत तो अमेरिका से ही हो रही है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता दूं, जगत जननी इन प्रॉब्लम्स की ब्रिटेन है, ठीक है। ये सारे ये सारे डिविजन्स जो करा के गया है ना, इजराइल पैलेस्टाइन, इंडिया पाकिस्तान, ये सारे जो डिस्प्यूट्स खड़े करके गया है ना, और ब्रिटेन का जो रोल है रेडिकलिज्म स्पॉन्सर करने में, वो अमेरिका तो खैर ओपन नहीं करता है ना, मतलब इट इज सो ओपन, आपको दिखता है। ब्रिटेन चोरी छुपे करता है, इन पे तो पूरी किताबें लिखी हुई हैं, हाउ दे डू इट एंड व्हाट दे डू इट। सम अदर डे सम अदर टॉपिक वी विल ये डिस्कस इट। विषय से अलग हो जाएगा, पर मैं एक सवाल बहुत ब्रीफ में करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पे हम थे, ब्रिटेन, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ब्रिटेन जब न्यू वर्ल्ड जा रहा था, यूएस इज नथिंग आफ्टर 1900, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट द ब्रिटिश लाइट देयर। व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप, स्कॉटिश मदर। तो वो बोल रहे हैं बेसिकली उन्होंने लैंड से अटैचमेंट नहीं थी, ग्लोबल रूल से जो रूलिंग फैमिलीज, डायनेस्टीज एक्सेट्रा की थी, तो उनका नया और आइसोलेटेड, ब्रिटेन भी आइसोलेटेड था पानी से 15वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी में, ठीक है। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी आई तो उनको 19वीं सदी 1900 में लगा नहीं अब यूएस पहुंच जाओ। तो यूएस इज नथिंग बट द ब्रिटेनिक एम्पायर। एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यू कैन से दैट, यस, यू उस नो। पे किसी दिन बात करेंगे, या कुछ एक छोटा कमेंट करना है तो कर लो। मैं छोटा कमेंट आपको ये बताता हूँ, दैट अमेरिका को पटखनी देने वाला
हॉर्मूज को बंद करने वाला IRGC नहीं था, लॉयड्स ऑफ लंदन था, सिटी ऑफ लंदन था। ठीक है, ये अगर जिसने ये चीज क्रैक कर ली ना, वो ये समझ गया कि, एंड लेट मी बी वेरी ओपन टू यू, द ब्रिटिश फाइनेंशियल एम्पायर इज वेरी मच अलाइव. It runs from 1 square mile in city of London, which is an autonomous body, in जहाँ पे कोई भी ब्रिटेन का शासक राजा भी वहां पे बिना परमिशन के उस वर्ल्ड सिटी में नहीं घुस सकता. ये 12वीं सदी से चल रहा है. सारी ब्रिटेन की कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉयड्स ऑफ लंदन, सारे यहाँ से ऑपरेट करते थे. और जितने भी ब्रिटेन के टैक्स हेवन्स हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमेन आइलैंड्स, सारे के सारे उस कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ लंदन से चलते हैं. इस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी नहीं है. सो दिस इज द फाइनेंशियल एम्पायर ऑफ ब्रिटेन विच स्टिल रन्स. और उसी को रोकने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान में घुसा था, और उसी का खामियाजा उसने भुगता. उनको सुएज दिया था 56 में, इनको उनका सुएज हॉर्मूज में मिल गया, बस विद इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये कोर है पूरी लड़ाई का. एक दिन ब्रिटेन, यूएस और वर्ल्ड ऑर्डर और फाइनेंशियल ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, पर we'll do it someday. I will come back to पाकिस्तान के, जहाँ पे जेडी वैंस ये क्यों प्रमोट करने में लग गया, क्योंकि वहां पे एक इंटरनल स्ट्रगल भी है. ट्रंप का व्यूज है, मार्को रूबियो और जेडी वैंस के बीच में कौन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होगा, ये भी एक बैकग्राउंड में चल रहा है. तैयारी शुरू हो चुकी है उसकी, तो वो भी चल रहा है. उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फील्ड मार्शल को प्रमोट, और मैं एक बात और जोड़ूंगा उसमें, जिस तरह एक पूरी मूवमेंट चल रही है कि उषा वैंस को कन्वर्ट करवाया जाए, क्रिश्चियन बनाया जाए, पूरा वहां पे जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन इस पे अड़ा हुआ है. सरप्राइजिंगली शी इज फाइटिंग बैक. एक तरह तो उसने ये भी बोल दिया कि ये ब्रोकन होम से आया था, इसलिए इतना रिलीजियस हो गया अपने पति के लिए. मतलब मैं सनातन से आती हूँ, आई एम वेरी सिक्योर, हमें कोई रीडिस्कवर करने की जरूरत नहीं है धर्म. वेरी वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट थी वो. एनीवेज, थोड़ा उस डायनामिक को कवर करते हुए, पाकिस्तान को कवर करते हुए प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि चल क्या रहा है पाकिस्तान का. पीपल हैव डिस्कस्ड अ लॉट कि पाकिस्तान जो अमेरिका रिलेशनशिप. मैं आपको मूल क्रक्स बता देता हूँ. मेरा है कि भैया मुद्दे की नस पकड़ो और बता दो डॉक्टर की तरह. ठीक है, अब नस ये है मुद्दे की कि अमेरिका का जो अब फॉरेन पॉलिसी है वो एक ट्रांजैक्शनलिज्म पे चली गई है. इट इज नो मोर वैल्यू बेस्ड, इट इज नो मोर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, इट इज नो मोर अलाइनमेंट, फ्रेंड शोरिंग, एलाई शोरिंग. इट इज अबाउट मी फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, और मेरे को जहाँ इंटरेस्ट सूट करेगा मैं जाऊंगा. मेरे लिए कोई एलाई बुरा नहीं है. मैं चाहूँ तो आज उठ के फ्रांस को गाली दूंगा, कल इटली को गाली दूंगा, मलोनी से झगड़ा करूंगा, परसों मैं जापान को गाली दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ठीक है, I can do, that is the kind of reset which US is going under now. Pakistan is one of the core elements of this transactionalist reset. और इसमें अल्टीमेट आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका जो इंटीग्रेशन हुआ है WLF, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, कुशनर के साथ, सऊदी के साथ, सऊदी का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसके जरिए मुनीर एंड कंपनी ने लॉबिंग करवाई यूएस के साथ टू गेट बैक इनटू ट्रम्प्स गुड बुक्स. ठीक है, PIF जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो सऊदी अरेबिया का, विच इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय अरामको चीफ. The same very guy via Aramco invested $2 billion into Reko-Dik mine in Afghanistan, in Balochistan, and the same man gave around $4 to $5 billion initial investment to Kushner's Affinity का जो उसका प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट उसका था 2021 में, when Donald Trump was just booted out of office. So the Kushner, Jared Kushner, who's the son-in-law, obviously he's Jewish, okay, but that man got favors. He was provided money at that time by Saudis, right, and Qataris and Emiratis, Saudis and Emiratis. So he owes his revival, his business fortunes to the Middle Eastern sheikdoms. Okay, now Saudi is the custodian of the Grand Mosque, of the two.
So it lobbied hard with for Pakistan. It got Pakistan back into Republicans' good books. Okay, got the detentate done. Then you had Zach Witkoff's son, Steve Witkoff's son, Zach Witkoff, and Donald Trump Jr. visit last year to just before Pahalgam, Shalimar Gardens in Lahore, where they had the meeting, and they said, and they finalized the crypto alliance. Bilawal bin Saqib and all that stuff happened. Now, in that crypto, you have the Trump administration as Trump White House with 75% stakeholder. So technically, Pakistan is deeply integrated into Trump White House, right? Not me, not me. Even the Indian diaspora in US knows it. Now, there is a famous lady called Asha Jadeja Motwani, that touts to be very close to Mr. Trump. Okay? Again, Indian diaspora, right? American Indian. She herself 2 days back stated, that Pakistan is now virtually the face of the Sunni Islamic movement in America's worldview, because it is a nuclear power. It is leading the pan. It is part of the pan Sunni Islamic kind of Saudi Arabia, Egypt, Turkey, and Pakistan. So in a way, what has happened is that now Pakistan's strategic profile in America has grown up, which is why J.D. Vance has no option but to, cater to that lobby, because there are multiple lobbies which you have to cater to if you are in Washington. Yeah, one is yeah, bro. नहीं, इसके अंदर मैं 2 फॉलो अप करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भारत में क्या है, मीडिया में, और मैं भी उसका पार्ट हूं, कि हम जब टीवी डिबेट्स पे होते हैं तो सब एक ही तरह की बात हो रही होती है, एक ही तरह का टॉपिक है, हर चैनल पे वही चल रहा होता है। जबकि स्टडी करना ये भी जरूरी है कि जिससे डील कर रहे हो अमेरिका, उसकी क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है। जैसे आपने ये निकाला कि वहां पे उन्होंने पाकिस्तान को डी फैक्टो सुन्नी फैक्शन का हेड मान लिया है। और मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा जो मेरी समझ से, जब मैं भी अभी अमेरिका से ही आ रहा हूँ, जून में वहीं था, तो उसके अंदर ये पार्ट है कि जो एक, आप उसको नौकर बोल लीजिए, आप उसको स्पाइनलेस बोल लीजिए, आप उसको बूट लेकर बोल लीजिए, पर हर मास्टर को बूट लेकर अच्छा लगता है। बिल्कुल। और बूट लेकर का काम भी है जूते साफ करना, उसमें उसका भी कुछ तनख्वाह तो मिलती है, उसको कुछ बेनिफिट तो होता है। तो ये एक पैरामीटर है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर हमें सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी है भारत के हित के लिए, कि क्या ये बूट लेकर बन के जूता साफ कर करके, खैर भारत में तो किचन कैबिनेट के लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, तो हम किसी और देश को क्या बोलें, और 70s 60s उससे भरा हुआ है, तो इनफैक्ट उसके बाद भी भरा हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है ये जो जेडी वैंस कर रहा है, ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए मिसचिफ करने का भारत में अपॉर्चुनिटी है? इकोनॉमिकली रिवाइव तो नहीं हो पाएगा, मिसचिफ की। और दूसरी जो आपने बोला, सऊदी अरेबिया ने क्यों पाकिस्तान के लिए बैटिंग करी, उसमें सऊदी इंटरेस्ट क्या है? गुड क्वेश्चंस। पहली बात तो 100% पाकिस्तान विल बी यूज्ड एज अ टूल बाय अमेरिका फॉर स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट। ठीक है, जहां पे इंडिया को अनयूजुअली युद्ध, एक ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न की तरफ दुनिया ऑलरेडी चल पड़ी है बिकॉज ऑफ ईरान वॉर एंड डिसरप्शंस। उसमें अगर इसके ऊपर आपके ऊपर युद्ध थोप दिया जाए तो आप और ज्यादा आपकी इकोनॉमी ड्रेन हो जाएगी, आपके म्यूनिशंस डिप्लीट होते हैं, सब चीजें होती हैं, लॉसेस अलग होते हैं इकोनॉमी। तो सो देन अमेरिका वुड वांट, इवन चाइना वुड वांट टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि अगर ये हो जाए, बिकॉज दैट वुड मीन कि उन दोनों का जो एक थर्ड कॉम्पिटिटर है जो राइज कर रहा था, जो अपना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात कर रहा था इस दशक के अंत तक थी, उनका वो सपना इंडिया की उस ग्रोथ को रोकने के लिए ये दोनों शक्तियां, जिनको हम कहते हैं G2 कंसेंसस, ये लोग ये करना चाहेंगे। लेकिन इसमें दूसरा सवाल आपने किया कि पाकिस्तान का इसमें जो पूरा का पूरा जो रोल है, या ये जो कंसेंसस बन रहा है, और सऊदी अरेबिया ने उस कंसेंसस का हिस्सा क्यों बना? सऊदी अरेबिया उस कंसेंसस का हिस्सा इसलिए बना बिकॉज सऊदी अरेबिया को एक अग्रेसिव इजराइल खड़ा होता हुआ दिख रहा था,
जो एक ग्रेटर, ना खाली एक ग्रेटर इजराइल चाह रहा था, वो अपने आप को मिडिल ईस्ट में एक्सपैंड करना चाह रहा था, और उनको हमेशा एक ईरानियन थ्रेट से भी, एक शियाइट ईरानियन थ्रेट भी है, और अब एक ग्रोइंग डोमिनेंट इजराइल थ्रेट है। जब उन्होंने गाजा में जो होते हुए देखा कि मोहम्मद बिन सलमान ऑब्जेक्ट करते रह गए, लेकिन इजरायलियों ने नहीं सुनी उनकी, ठीक है। अल्टीमेटली जब जब ट्रम्प बोलता है, लिंजी ग्रैहम बोलता है कि तुम अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करो, तो मोहम्मद बिन सलमान ओपनली मना कर देते, कहते हैं नहीं, जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम नहीं ज्वाइन करेंगे, तब तक पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनेगा और इसराइल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और न कहीं उन्होंने कल ओपनली कह दिया कि मेरे रहते रहे, मैं 2 स्टेट तो होने नहीं दूंगा, राइट। सो दैट मीन्स अब देयर आर, मैंने जैसे हमने बोला कि पिछले वीडियो में, देयर आर रीजनल पावर सेंटर्स इमर्जिंग, ठीक है। अब उन पावर सेंटर्स में you have one power center is your Iran, the other power center is your Israel, the other power center is the Sunni states, the Shia, the Jewish states and the Sunni states. तो अब यहाँ पे जो पैन इस्लाम, सऊदीज ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक पैन इस्लामिक सुन्नी अलायंस बनाने की सोची है, which is why Pakistan was extracted to come into it and be part of this Saudi, Turkey, Egypt and Pakistan alliance with the nuclear umbrella. This was a root cause where they fear a dominant aggressive Israel and a regionally rising Iran now with controlling Hormuz. They fear for their security and they see that American security guarantees are no more enough for it. We need to have regional alliances and regional alignments to counterbalance these growing poles or forces in the region. So Saudi Arabia इस विजन पे काम कर रहा है, इस वजह से लिखा है, it's not directed against India but it is based on the regional strategy over there. बहुत इंटरेस्टिंग पहलू बोल रहे हैं, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है कि सऊदी अरेबिया फिगर आउट कर रहा है कि यूएस की गारंटी अब आयरन क्लैड गारंटी नहीं है, चाहे ईरान ठोक दे पर वो आप ब्लिप भी मान लें तो इजराइल एज पर सऊदी व्यू पॉइंट इज नो लॉन्गर कंट्रोलेबल बाय यूएस। एंड जैसे लेबनान में ट्रंप 4 बार ही चला चुका है कि सीज फायर हो, वो तब भी जाके लेबनान में करते हैं, ठोकते ही ठोकते हैं। और मुझे उससे याद आती है शहबाज शरीफ की पहली स्टेटमेंट ट्वीट जो था कि सीज फायर हो गया, और वो सीज फायर लेबनान को भी इंक्लूड करता है, और नितिन आयू ने बोला अरे बना इसकी बत्ती सीज फायर की और मैंने लगा दी इस बत्ती में आग। सो यू थिंक दैट इज मोर सऊदी नीडिंग टू प्रमोट पाकिस्तान फॉर इट्स आर्मी, जो भी आई है हमें भूलना नहीं चाहिए, फॉर सम अमाउंट ऑफ फाइटर, फाइटर तो वो खरीद भी लें, प्लेन्स, एयरफोर्स पायलट्स, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर डिफेंस, and also Pakistan becoming a state in the cold, then उसको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता। तो इस अपॉर्चुनिटी में सऊदी ने थोड़ा उसको भी वाइट वॉश कर दिया कि उसे डिफेंस देते रहें, चीजें लेते रहें। तो उस तरह से पूरा कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का कि यूएस के अंदर उसको वापस लेजिटिमाइज करने के लिए। I will also go to add one line. इसमें और बहुत सारी कंट्रीज इस अलायंस में जुड़ सकती है सुन्नी अलायंस में. You might see Qatar joining it. You might see Egypt joining. Egypt already is there. You might see Kuwait and maybe one or two more countries around joining it. This will become a larger alliance, Sunni alliance, because what they fear is a dominant Israel, which has nuclear weapons. You have a dominant Iran, which has an enrichment program still in place. It has not been wound out by any thing. And कल को उनको 6-8 महीने साल भर में वो दोबारा एक डेटोनेट करके डिवाइस डेटोनेट करके अपना आपको न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर सकते हैं. So in that region where Iran has a developing enriched uranium and a good scientific base to do it, scientific and technical knowledge to do it, Israel having nuclear weapons, the Saudis just simply cannot ignore the reality any longer. तो वो उसके लिए पाकिस्तान को रिवाइव कर रहे थे. That was the reason behind the पाकिस्तानी. थोड़ा इंडियन एंगल पे आए आप कि भारत इससे कैसे डील कर रहा है, व्हाट इज योर रीड, क्योंकि ये मूव तो भारत बहुत देर से देख रहा होगा. तो एक तरफ जो बातें आई कि यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इंडिया इजराइल के शुरू से रिश्ते अच्छे हैं, अब क्या वो और अच्छे हो गए हैं,
तो आप इंडिया का काउंटर क्या देख रहे हैं टुवर्ड्स दिस? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला मीडिया में डिसमिस करना है कि पाकिस्तान सिर्फ नौकर है, इज ओके, बट नौकर भी जब मालिक तकड़ा हो तो बहुत कुछ मिसचिफ कर सकता है। It can create a lot of nuisance for India. ये it retains the capacity to do it. ठीक है, अब इंडिया का काउंटर ये है इश्करन कि इंडिया का सबसे बड़ा, हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट इस युद्ध में आया है वो ये है कि इजराइल एज ए नेशन स्टैंड्स रिलेटिवली आइसोलेटेड। ठीक है, मींस कि अमेरिका जो उसका सबसे बड़ा पेट्रन स्टेट था, मिलिट्री का, इंटेलिजेंस का, सब चीजों का, ठीक है, उस स्टेट को में अब लेफ्ट तो इजराइल के खिलाफ बाइडेन हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी तो खड़ी है, जहाँ पे जोरान ममदानी एंड ऑल दैट, वो तो प्रो पैलेस्टीन पीपल है, वो कौन है वो आपकी जो इल्हान उमर एंड एवरीबॉडी, वो पूरी लॉबी, वो पूरा न्यूयॉर्क तो एओसी और ममदानी के बीच में है, बस वो तो वो है ही। हाँ वही, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी नेतन्याहू का, इजराइल हैज ऑलरेडी लॉस्ट द वोट ऑफ द लेफ्ट, ठीक है, इन अमेरिका, बट नाउ it has started to lose the vote of the right due to war in Iran, and specifically MAGA first, or MAGA base and America first. Only the older generation is willing to sustain the Jewish support. Now this presents a problem, even though Congress bipartisanly अभी भी इजराइल के साथ है, सारे कॉर्पोरेट्स और MIC पूरा इजराइल के साथ है, but the public opinion is turning against it. And if the public opinion starts turning against कि ये मिडिल ईस्ट की एंडलेस वॉर बंद करो, हमें ये नहीं झेलनी, और ठीक है, हम अपने बच्चे और नहीं दे सकते, इसके लिए 10-12 साल से हम दे रहे और नहीं दे सकते, so the capacity for that country or that political administration or those senators, because they ultimately they have to get elected, उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी. So what Israel will do? Israel will build alternate supply chains, it will diversify itself, reduce its reliance on America, and the biggest say अगर इजराइल को डाइवर्सिफाई करना है, जहां पे एंटी इजराइल सेंटिमेंट, जहां पे एंटी जूइश सेंटिमेंट बहुत लिमिटेड है पूरी दुनिया में, वो इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया. और यहां पे आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इजराइल आने वाले दिनों में अपनी साइबर इंटेलिजेंस, एस्पिनाच टेक्नोलॉजी, यूनिट 8200 डिफेंस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में वो इंडिया को अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हैंड ओवर करे, जो अभी तक वो खाली यूएस के साथ शेयर करता था, कि आप मुझसे टेक्नोलॉजी लो बट प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप ऑन सप्लाइंग वेपन्स टू मी नॉन स्टॉप for my wars which I need in the Middle East, for my defense which I need in the Middle East. So that opens up जो access to technology है, because Israeli startups are really good in technology. So that opens up a big opportunity. इसके साथ अगर इजराइल का डिफेंस ले लूं, यूएई का फाइनेंस ले लूं और रियल एस्टेट ले लूं, और इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस ले लूं, अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है. एंड अनफॉर्चुनेटली ये तीनों कंट्रीज एक सूत्र में अभी अलाइंड हैं, ठीक है, एक पूरी अलाइनमेंट बन चुका है, टेक्निकली ऑफिशियली अलायंस नहीं है बट अलाइनमेंट में है पॉलिसी वाइज, ठीक है. तो ये एक, यहां पे इंडिया को ऑल्टरनेट हेजिंग मिल सकती है, जहां ग्रीस आ सकता है, साइप्रस आ सकता है, जहां मोरक्को हो सकता है. यू कुड हैव ऑल्टरनेट, इवन सो मच सो दैट इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, अगर ईरान से हमें छाबार एक्सेस मिल जाता है, रशिया साथ में, सो इवन दैट कैन ऑल्सो ओपन अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू काउंटर द पाकिस्तानी, सऊदी और मेनली द पाकिस्तानी एक्सेस, एज आई वुड से. लेकिन we have to be very careful about our dear friend China and our dear friend Donald Trump, because वहां पे उनके मैं दोनों पे आना चाहूंगा, क्योंकि चाइना पे मैं थोड़ा लेट आऊंगा, मैं इस जो आपने पहले बात बोली यूएई, इजराइल, इंडिया, और बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया किस तरह सऊदी अपने एंड के लिए अपने एक प्यादे को साफ कर रहा है, वाइट वॉश कर रहा है पाकिस्तान को. उसके साथ पर अगर हमारा इजराइल से होता है, दो पहलू और भी बहुत इंटरेस्टिंग है. पहला, इजराइल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो सुपर्ब है वर्ल्ड में, स्पेशली अगर
पाकिस्तान की मिस्चिफ एबिलिटी है टेरर अटैक्स वाली, उसमें इंटेलिजेंस प्लेज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट इट। ये पहलू वो आता है। धुरंधर में भी उसका कुछ इशारा किया था, कैसे लास्ट मिनट पैसा दे रहा है। दूसरा, उनकी इंटेलिजेंस को पता है पाकिस्तान के कौन से जनरल का पैसा कहाँ पार्क्ड है, जो डायरेक्ट उसमें भी यही दिखाया, डायरेक्ट जो पेट पे लात पड़ती है भाई, 10 साल लूट के 20 साल लूट के जहां पड़ा है, तो वो एक है। और तीसरा, जो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है मेरे अनुसार, वी हैव जीरो कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जीरो। ऑपरेशन सिंदूर जीतने के बाद भी किस तरह का प्रोपागेंडा चला, इजराइल का मीडिया में, यूएस की मीडिया में कितना होल्ड है, ये ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहुत सेल्फ एविडेंट है। आपके हिसाब से क्या वो होल्ड अभी भी है या वो होल्ड वीक हो रहा है? और अगर वीक हो भी रहा है, तब भी भारत के लिए अगर ये अलायंस बनती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यूएई पे एक ही कमेंट करूंगा कि यूएई सऊदी अरेबिया के भी हिस्टोरिक प्रॉब्लम्स हैं और वो फ्रेंड्स नहीं हो सकते, वो प्रॉब्लम्स हैं नेबर्स की, माइंडसेट्स की, रॉयल्टीज की, व्हाटएवर। तो यूएई बहुत आइसोलेट हो जाएगा अगर भारत के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आता। एंड लास्टली, वी आर द ओनली कंट्री विद द पॉपुलेशन टू हैव अ मिलिट्री। इन दोनों के पास उस तरह मिलिट्री स्ट्रेंथ नंबर्स में बहुत लिमिटेड है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन ऑल दिस? Okay, so to put it in very straight thing, कि इजराइल का जो हमारा जो कहते जो नैरेटिव का जो आप बात कर रहे हो कि इनका यूएस में नैरेटिव कितना कमजोर हो रहा है, कमजोर हुआ है काफी हद तक, ठीक है। नैरेटिव नहीं चल पाया ईरान वॉर में। वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स, if I were to be an analyst, is the narrative failure of the American-Israeli front. That they were kinetically dominant on Iran military-wise all throughout the conflict, but yet they failed to win the perception battle. The perception which has gone across the world is that Iran has won the conflict, though technically people can contest that claim. कि भाई, some people say कि Hormuz की वजह से वो जीता, but whatever it may be, that is a contestable claim. But perception ये फैला. It is about the narrative. Look at the Lego videos which came out from Iran. How swift and how effective they were in targeting the American public and global opinion. I think that is where something we need to learn. Look at how Ghalibaf, who was the Iranian parliamentary speaker, who used to give stock market tips to the Americans, कि किस तरह आपका president जो है बैठ के manipulate कर रहा है market को crude को लेके. So that kind of, during a war, to have that kind of wit, to have that kind of narrative flowing regularly, to have that kind of किस्सा, जैसे जैसे बेसिस गिर रहे हैं, बेसिस पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, चाइना के सैटेलाइट यूज करके आप इमेजेस बीम करते जा रहे हो, ठीक है। तो यूएस चाह के भी उसको, उस नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। सो दिस इज वन थिंग विच वी नीड टू लर्न, ठीक है, फ्रॉम द इरानियंस दिस टाइम. And this is where Israel also floundered a bit, because despite being a cyber power, okay, but that they were unable to counter the anti-Israel sentiment which was growing in United States. So अब उसके कारण अलग अलग हैं, because there were many senators in US and there were many insiders of the Trump administration who came out, Joe Kent and all. But overall बात ये है कि यूएई इंडिया की तरफ अल्टीमेटली आएगा, बिकॉज यूएई सऊदी अरेबिया के अलग हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो यमन को लेके हो, चाहे वो सूडान में आरएसएफ मिलिशिया को लेके हो, नॉर्थ अफ्रीका में, चाहे वो इजराइल का सोमालीलैंड का किस्सा हो, जहां पर तो सोमालिया में एक अलग देश को डिक्लेयर कर दिया है ताकि उसको बेस मिल सके रेड सी पे. तो ये जो रीजनल राइवलरीज है ना, मिडिल ईस्ट, एज वी टॉक्ड इन द लास्ट वीडियो, इज नाउ अ टिंडर बॉक्स वेटिंग टू इग्नाइट. ठीक है, अब ये रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, बिकॉज मल्टीपल पोल्स बन गए. एक ऑटोमन टर्की है, वो चाहता है कि मुझे ऑटोमन एम्पायर चाहिए. एक इजराइल है, वो कहता है मुझे ग्रेटर इजराइल चाहिए. एक शिया क्रिसेंटर कह रहा है मुझे चाहिए, और यहाँ सुन्नी अलायंस कहता है कि मैं बनाऊंगा अपना अलायंस. तो यू हैव दिस काइंड ऑफ दिस मल्टीपल फैक्शनल वॉर which is now going to ignite, and this can provide, I must say, war is ultimately a very profitable business with all due respect. ठीक है,
So this provides a very, very good lucrative opportunity for India's defense industrial, military industrial complex, because हम लोग वो स्केल पे स्मॉल आर्म्स, वो एम्यूनिशंस, वो मिसाइल्स, वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे जो सीमलेसली वर्क करे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो हाईलाइट थी यार 3,500 किलोमीटर की पाकिस्तान की बाउंड्री पे ड्रोन स्वॉर्म्स को इंटरसेप्ट करना और मेक श्योर करना कि आपका एक भी आदमी ना जाए, ये बहुत काबिले तारीफ है। ये आपके एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है, आईकैस वाला सिस्टम जो बीईएल ने बनाया था, ठीक है। अरे पत्थर फेंको पाकिस्तान से भारत में लग जाए और आप ड्रोन्स रोक लो, लिटरली आप ड्रोन्स रोक लो। और रशिया इतनी बड़ी, यूक्रेन ने ड्रोन्स में तो बम्बू किया हुआ है, यूएस इतना बड़ा बम्बू किया हुआ है। अरे पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का हमने यूएस से जो पॉजिटिव है वो डिस्कस कर लिया, भारत की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली, पाकिस्तान की थोड़ी पॉजिटिव छोड़ के न्यूट्रल रियलिटी पे आ जाते हैं। रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान जैसा देश, में बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, बहुत देर से हो गया, आपको करना हो आप कमेंट कर दीजिएगा, या पीओजेके में जो चल रहा है, अफगानिस्तान पे आइए, जिस देश को कुछ समझते ही नहीं थे, सैंक्शंस में है, एयरफोर्स नहीं है, ये नहीं है, उसने पहले तो एयर स्ट्राइक मारी। उसके बाद अब सडनली कराची में पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर में, जो उनकी इलीट ऑफ द इलीट है, में ब्लास्ट होता है। और पाकिस्तान उसके बदले में, जो पहले भी कर चुका है, एयर स्ट्राइक अभी हाल में दोबारा कल मेरे ख्याल से कैरी आउट करी है उसने, जहां पे 36 लोग मार दिए गए हैं। तो उसको एयर स्ट्राइक करनी पड़ रही है। अफगानिस्तान अपने ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर पा रहा है, तो कराची हेडक्वार्टर को अटैक कर पा रहा है। पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम किया, बट एवरीबॉडी बिलीव इसके पीछे अफगानिस्तान था। तो ये जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान प्रॉब्लम है, उस जैसे छोटे देश को नहीं डील कर पा रहा, क्या है माजरा चल रहा है, और भारत का अब इसमें अफगानिस्तान में क्या रोल देख रहे हैं? मतलब on Pakistani Twitter channel, Twitter feed, someone shared a drone which Afghan Taliban used, and those drones were made in Israel. ठीक है ठीक है, इजरायली आई के ड्रोन्स थे वो, ठीक है। and I was laughing. So the world is very strange, ठीक है। Now the point is, so you have multiple actors, multiple shooters, ठीक है, who will keep Pakistan engaged on those frontiers, ठीक है। और ये जो, बट इसका श्रेय ना ये पाकिस्तान की मिलिट्री एलीट को खुद जाना चाहिए कि जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें इन्होंने बनाई है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कभी इनके साथ संधि कर लो, कभी इनके साथ एग्रीमेंट कर लो, कभी इनके काडर को बोलो इधर आ जाओ, कभी बोले उधर चले जाओ, फिर उसके बाद बलोच लिबरेशन के साथ जो उन्होंने क्वेलिंग करी है, जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स मैसेकर्स करे हैं बलोचिस्तान में, जिस तरह उनका रिसोर्सेज लूटे हैं, उनका पानी लूटा है, आज ये सिंध का पानी लूट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पंजाबी एलीट जो पाकिस्तान आर्मी की जो करती आई है ना, खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने किया, ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा, ये आज जो ये झेल रहे हैं, ये उसका बैकलैश है। इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई थी अफगानिस्तान में तालिबान के नाम पे, जनरल फैज हमीद जब गए थे 2021 में, जब वो गए थे और कहा था देखो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, आज वही फैज हमीद इस टाइम पे जेल में है, ठीक है। फॉर्मर डीजी ISI who was close to इमरान खान, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन पाकिस्तान की इंटरनली, चाहे वो POK हो, चाहे वो BLA हो, चाहे वो TTP हो, चाहे वो अफगान तालिबान हो, वो ये तो संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। और वो चला है मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए, ठीक है। और वो चला है अपने न्यूक्लियर, कि हम एटमी पावर है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे इजराइल के खिलाफ। भाई अपने पीछे, अपने जरा स्ट्रेटेजिक डेप्थ में देखो कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे इजराइल के ड्रोन वहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ जाओगे कि सिचुएशन कहां से कहां निकल रही है। अच्छा, उसके ऊपर वेरी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में बड़े कम लोगों ने इसने इंडिया में, आई थिंक योर्स विल बी द फर्स्ट चैनल टू डिस्कस इट, जो किसी ने डिस्कस नहीं किया है। पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में जो
दैट इज द नर्व सेंटर, द हार्ट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एंड द पाकिस्तानी स्टेट, क्योंकि सारा फेडरल बजट वहां से आता है, सरकार वहां बैठती है, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, PMLN का हेडक्वार्टर्स है वो, ठीक है, मरियम नवाज वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री वहां बैठती है रावलपिंडी में, सारा कुछ वहीं से चलता है, ठीक है। पंजाब इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इट। वो एक कल बिल लेके आए हैं जो पास होने जा रहा है पाकिस्तान असेंबली में, पंजाब असेंबली में, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट ऑफ 2026, ठीक है। Now this is very interesting. Look at the kind of control the army is trying to wrest, ठीक है, to make sure कि वह iron clad rule or military rule in effect with just a democracy on the face of it. 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन्होंने कर लिया। कितनी डरी हुई आर्मी अंदर, आपको समझ में आएगा ये कि जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे इस लॉ का तो आप हंसोगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वाइबल भी कैसे है ये लॉ, ठीक है। ये बताता है कि एक नया फ्रेमवर्क बनेगा जहां ऑनलाइन क्रिटिसिज्म, सोशल एंटी सोशल बिहेवियर के लिए पाकिस्तान में अब पंजाब की पुलिस नहीं, इंटेलिजेंस कमिटियां डिसाइड करेंगी। पंजाब पुलिस विल बिकम द सेकेंडरी पुलिस इन द रो, स्टेट की प्रोविंस नहीं करेगी, वो DGISI के बिठाए हुए बंदे, मिलिट्री के बंदे जिनकी कमिटियां बनेंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आगे सिटी लेवल पे, टाउन लेवल पे, और वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्राइम है और क्या नहीं है, किसको कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए। पर ये तो फिर आपने बेसिकली कम्युनिस्ट जो पार्टी के कमिश्नर्स होते थे और वो डायरेक्ट करते थे पुलिस कैसे करेगी, ये मिलिट्री कमिश्नर्स आ गए हैं जो आके बैठेंगे वहां पे। Imagine this includes electronic monitoring device of anklet and bracelets on your foot if you are committed of crimes, जैसे US में होता है डिटेंशन सेंटर्स में, ठीक है। ड्रग डीलर्स, लिकर्स, ब्रॉथेल, एक्सटॉर्शन, फॉल्स रूमर्स, inciting, impersonating public officials, hate material, counterfeit, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन भी क्राइम है। पनिशमेंट क्या है? आपके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, आपको सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अगर आपका प्रेमा फेसाई केस बन गया, और साथ साथ में आपकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया जाएगा विदाउट एनी जुडिशियल ऑर्डर फॉर बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। तो yes. ये राइट, ये पर वैसे ना, ये मैं बताऊं, मैं लीगली तो बात ही नहीं करूंगा, पाकिस्तान में क्या ही लीगल बात करनी। तो वो लॉयर की हैट नहीं पहन, मैं लॉयर की हैट नहीं पहनूंगा, आप भी मत पहनिए। हाँ, मैं पाकिस्तान मैं ये बात जरूर करूंगा पर कि ये जब कोई सरकार करती है तो वो डरी हुई सरकार होती है, जब कोई एस्टैब्लिशमेंट करती है वो डरी हुई एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, जैसे मैंने बोला, हम US में एक बोल सकते हैं थोड़ा रिवाइवल हो रहा है, या सऊदी रिवाइवल कर रहा है, या चाइना रिवाइवल कर रहा है, बट रियलिटी तो यही है। बलूचिस्तान आपके हाथ से बाहर गया 44%, POJK से लेके खैबर में क्या पूरा वो सिस्टम चल रहा है पता ही है, अफगानिस्तान का क्या चल रहा है वो कोलैप्स है ही है। पर अब मैं पाकिस्तान से थोड़ा निकल के आना चाहूंगा ट्रेड डील पे, भारत US की ट्रेड डील, जहां पे हम शुरू हुए थे, जहां पे पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट आती है कि US से कोई डील नहीं होने वाली कंपैरेटिव टैरिफ एडवांटेज के बिना। अच्छा, यूरोप से हो गई मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, बाकी चल रही है आपकी ट्रेड डील्स। US और इंडिया में क्या स्टिकिंग पॉइंट आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जाके ये भी बोल चुका है वर्ल्ड लीडर जो सबसे सब्सटैंशियल है जीक और प्रधानमंत्री मोदी, और इंडिया के साथ वो चाइना को काउंटर भी करना। तो पेपर पे अगर बात करें, हर चीज डील के फेवर में होनी चाहिए। अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो भाई भारत की इकोनॉमी में, मैं एक बहुत बेसिक बात बोल देता हूँ, बट डील हो नहीं रही। तो क्या है मसला पूरा, क्या चल रहा है अंदर? क्या US में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या है प्रॉब्लम, या भारत बहुत हार्ड हो रहा है, क्या है रीजन? प्रॉब्लम ये है, नंबर 1 कि US के सुप्रीम कोर्ट ने, जब हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था उस टाइम पे US सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी। वो जजमेंट आते ही ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ्स की पावर चली गई। अब उसने जो टैरिफ लगाए हैं वो बहुत लिमिटेड टैरिफ्स हैं, और वो खाली हैं 180 दिन के लिए, जो 21 जुलाई को ओवर हो रहे हैं, ठीक है।
अब 21 जुलाई को जब वो टैरिफ ओवर हो रहे हैं तो ट्रम्प की पावर को मतलब खत्म हो रही है। तो अब वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मुझे लगता है हम लोग ऑलमोस्ट सारी टर्म्स पे मान चुके हैं, बट यूएस क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प की और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी गंदी आदत है आर्म ट्विस्ट करने की। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, जैसे अभी अदानी के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिक्वेस्ट को जज को अप्रूव करना था क्लोजर के लिए, जज ने अभी तक उसको क्लोजर नहीं दिया है, ठीक है, मतलब उसको लेवरेज के तौर पे व्हाइट हाउस इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी चीज, 301 का सेक्शन का जो टैरिफ्स एक्ट है यूएस का, उसकी कंट्री वाइज इन्वेस्टिगेशन चलती है। चाइना पे टैरिफ लगे हुए हैं, इंडिया पे इन्वेस्टिगेशन हुई, और ट्रम्प ने इनिशियली नोटिफाई किया है कि हम इंडिया पे उसके अंदर 12.5% का टैरिफ लगा सकते हैं और पाकिस्तान पे 10% का टैरिफ लगाएंगे। अब यहां पे इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहां खड़ी होती है कि 10% टैरिफ ऑलरेडी है, 12% आप ऑलरेडी कह रहे हो, तो हम 22-23% पे आ रहे पे दोबारा से, ठीक है। आप कह रहे हो हम लगा सकते हो, वो अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है लगाने की बात, ठीक है। तो अगर वो लगा देता है तो देन वी स्टैंड टू बी डिसएडवांटेज विज़ वियतनाम, विज़ थाईलैंड, विज़ इंडोनेशिया, विज़ बांग्लादेश, ऑल दीज जुरिडिक्शन जिससे हम कॉम्पीट करते हैं अपने रीजन, दे विल हैव बेटर टैरिफ जोन्स। बांग्लादेश को तो टेक्सटाइल का 0% ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिला हुआ है, सो दैट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन एग्जेम्पशन एज वेल एज ऑफ डेट। बांग्लादेश की जो डील हो चुकी है, साइन भी हो चुका है, मोहम्मद यूनुस कर गया था। सो हम, और ऊपर से you are trying to put the 4th largest economy or the 5th largest economy in the world vis-a-vis Pakistan, give Pakistan a more sweetener of 10% and give India a sweetener of a stinker of 12.5%. तो पीयूष गोयल का मानना है कि जी ये नहीं चलेगा, कि we be at disadvantage to our neighbors and our competitors in the region in providing goods and services to America. अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये 301 की जो बंदूक जो हमारे सर पे रख के 12% की चलाना चाहते हो, अगर ये बंदूक चलोगे तो ये डील नहीं होगी, और जिस दिन आप ये इस पे नेगोशिएट करके मान जाओगे, डील हो जाएगी। बाकी सब टर्म्स अग्रीड है, खाली दिस इज द ओनली टर्म लेफ्ट। और एक और कारण जो मुझे लगता है प्ले कर रहा है, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि यूरोप की तरह ये ट्रेड डील भी 2030 तक ही मयाद की हो, 4 साल की। कारण ये है कि कल को 2030 में दिस एडमिनिस्ट्रेशन गोज and we want to renegotiate the tariff, then both the countries should have power to renegotiate the tariffs once again. कल को क्या पता डेमोक्रेट अगले 10-15 साल के लिए दोबारा आके बैठ जाए वॉशिंगटन में और वो कहे दिया हमारा तो टैरिफ तो हमारा एजेंडा है ही नहीं, तो हम उस डील के लिए काहे अपने गले में डाल के हमेशा के लिए बैठ जाएं, ठीक है, कि भैया साइन कर दे और बाद में डेमोक्रेट बोले तुमने तो अग्री किया था जी, मानो उसको। क्योंकि यूरोप ने बड़ी चालाकी से ये क्लॉज खाली 4 साल का रखा है, हम वो भी मांग रहे कि हमारे अग्रीमेंट में भी 4 साल का क्लॉज। ये बहुत वाइटल बात कर रहे हो आप, बिकॉज बाय ऑल पैरामीटर्स 28 का चुनाव, क्या 2 साल ही तो बचे हैं, 24 में आए हैं, 2 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं। डील इंप्लीमेंट होने में, साइन के बाद भी सब कुछ स्ट्रक्चर होने में भी 6-8 महीने लग जाते हैं, तो रेटिफाई होने में, ये वो होने में, तो आप मान लीजिए सवा साल बचा है, उसमें से भी लास्ट 6 महीने तो चुनाव के होते हैं, लेम डक होते हैं आप, तो इफेक्टिवली अभी तो डील का जो टेन्योर है वो बचेगा ही 6-8 महीने इफेक्टिव, जो पीक प्रेशर पीक टाइम का, उसके लिए आप कोई ऐसी डील साइन कर लीजिए जिसको डेमोक्रेट को इंटरेस्ट ना हो, या रिपब्लिकन भी जीते तो नेक्स्ट रिपब्लिकन को इंटरेस्ट ना हो। तो ये तो बहुत, मेरे को लग रहा है ये बात तो, डील का टेन्योर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Yes, I want to write, आज मैं लिखूंगा अभी शाम को, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेगोशिएट करे, उसमें क्लॉज होना चाहिए कि इसका टर्म कितना होगा, इसकी रीनेगोशिएशन होनी चाहिए विद ड्यू नोटिस टू ईच अदर,
ठीक है। और इसको अगर दोनों में से कोई पार्टी सब्सटैंशियल कंप्लायंस नहीं करता तो उसमें विड्रॉ करके पुराने टैरिफ री इम्पोज किए जाते। दैट मैकेनिज्म विल हैव टू बी, ये अभी छोटी छोटी निटिग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 4 महीने के अंदर अंदर बाय नवंबर ट्रंप विल टर्न इनटू अ लेम डक प्रेसिडेंसी। मिड टर्म्स आ रही हैं। इट मेक्स नो सेंस फॉर इंडिया टू साइन दिस डील रादर। हाँ बोलो। नहीं, आई एग्री विद यू। मतलब rather, I believe Narendra Modi we will be going to the G20 summit in Miami in December, ठीक है। तो by that time मिड टर्म्स हो चुकी होंगी, जो बैंड बजना होगा रिपब्लिकन्स का बच चुका हो, ठीक है। So if we are to sign any deal, we should do it at that time when he is significantly weakened. Or yesterday I heard a rumor that Trump might be invited to India's Republic Day. ठीक है, वही बुला लो, कोई बात नहीं। जनवरी बुलाओ, सबको बुलाओ, सबको अतिथि देवो भव। बुलाओ, मैं कह रहा हूँ डील तब साइन करो, बट नॉट इन अ हरी। तो पीयूष गोयल की जो स्टेटमेंट है दैट इज परफेक्ट, और वो यही कह रहा है कि हम तब साइन करेंगे व्हेन वी गेट अ फेवरेबल टर्म। इट कैन नॉट मीन द यूनाइटेड स्टेट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पे इंडिया नतमस्तक होकर साइन करेगा। दैट इज द कोर मैसेज व्हिच पीयूष गोयल सेंट आउट यस्टरडे। और ये निटिग्रिटीज अभी हो रही हैं, डिस्कस। ये बहुत जरूरी है नवरूप जो आपने कवर किया कि यूएस इंडिया का, पाकिस्तान में यूएस का क्या रोल है, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है, यूएस की का ट्रेड पे मंशा है, वहां की पॉलिटिकल रियलिटी क्या है और भारत की क्या मंशा है। पर अब एक क्लोजिंग कमेंट में आपके परम मित्र देश चाइना पे लेना चाहता हूँ, जिनके साथ आपका बहुत प्यार बड़ा रिश्ता है। अब ये चाइना पे एक चीज सामने आई कि यूएन स्पेशल रैपिटोर इंक्लूडिंग बेन सॉल, जिसने अक्यूज किया था कि इंडिया बहुत एट्रोसिटीज करता है मुस्लिम पे, पहलगाम अटैक को जस्टिफाई करने की एक भाषा में वो बात कर रहे थे। अब पाया गया है कि इसको कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसको $1.5 लाख चाइना से मिला है। खैर, इसको मिला हो ना मिला हो, इन बातों की ऑथेंटिसिटी जानना मुश्किल है, पर ये तो सभी जानते हैं कि चाइना मीडिया में बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत वाज नॉट डीलिंग विद पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा ओनली, इट वाज बेसिकली डीलिंग विद द चाइनीज मीडिया ग्लोबल नेटवर्क। तो ये चाइना का क्या रूप चल रहा है? एक तरफ उनका एमईए का आके वो एफएम बोल रहा है कि क्या है, पार्टनरशिप का समय आ गया, राइवलरी का नहीं आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, हिंदी चीनी भाई भाई इन टुडेज अगेन वर्जन, वर्सेस उसकी मजबूरियां भी हैं। नॉर्मल टाइम पे मैं डिसमिस करता, उसकी मजबूरी भी है, सिग्निफिकेंट यूएस प्रेशर है, सिग्निफिकेंट उसके ऊपर वेनेजुएला का प्रॉब्लम हम भूल गए हैं, बड़ा नुकसान था उसका। बलूचिस्तान में उसकी कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं यूएस ने या अफगानिस्तान ने, वहां पे मुश्किल किया हुआ है उसके लिए। उसका जो पूरा रोडवे प्रोजेक्ट है उसका भगवान ही जाने क्या होने वाला है। उसके ऊपर ईरान के अंदर भी प्रेशर्स हैं। तो उसकी भी एक रियलिटी है कि यूएस से डील करना उसके लिए एक सिग्निफिकेंट इशू है, चैलेंज है। वो वाला यूएस नहीं है 90s और 2000 जो भैया मैन्युफैक्चरिंग भेजो, ग्रो ग्रो ग्रो, चाइना कुछ नहीं है, ग्रो ग्रो ग्रो। तो यूएस भी उस पर चल रहा है, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है अलग बात है। तो विज़ाविज़ इंडिया क्या चल रहा है चाइना का, अगर थोड़ा ब्रीफ में आप कवर कर दें। देखो, चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, आई फंडामेंटली कम डाउन टू 2 to 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है। मैं आपको द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉलिसी इज, चाइना की फिलॉसफी ये कहती है, ठीक है। आज मैं बहुत मूट पॉइंट बता रहा हूँ, मुझे ये समझ गए तो आपको मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ चाइना इज प्लेइंग। चाइना की इंडिया का रिलेशंस क्या है वो एवरीवन नोज इट। मैं आपको फिलोसफिकल बता रहा हूँ जो उनकी, जिससे उनकी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट होती है, ठीक है। पहली चीज, चाइना का उनका जो मिंग डायनेस्टी का जो उनका सोच है, वो कहते हैं कि चाइनीज एम्परर इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पूरी दुनिया उनके आसपास रिवॉल्व करती है, और उनके मुताबिक पूरे मयान में एक मयान में 2 तलवारें नहीं हो सकती हैं। हेजीमोन एक ही रहेगा, वो अपने आप को हेजीमोन देखते हैं, इंडिया को वो एक लोअर रंग की पावर देखते हैं, ठीक है। एक तो ये चाइना की एक ही रियलिटी। दूसरी, माओ की 5 फिंगर पॉलिसी है, जिसमें तिब्बत था, जिसमें उनका एक तवांग के ऊपर है, क्लेम मांगते हैं वो लोग, ठीक है, जिसमें ताइवान भी है, जिसमें हांगकांग भी है, जिसमें अक्साई भी था, ठीक है। तो ये जो पूरे जो 5 फिंगर पॉलिसी जो इनकी है, तो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, ये हमें मानना पड़ेगा।
तीसरा, चाइना की ट्रिब्यूटरी स्टेट की पॉलिसी है जो मिंग डायनेस्टी में फॉलो होती थी, जहां पे नेबरिंग स्टेट से लोग, स्पेसिफिकली जिसके साथ वो सिल्क रूट के जरिए ट्रेड करता था, जाके चाइनीज एम्परर को वो जाके प्लीज करते थे और चाइनीज एम्परर उनको रिटर्न में प्रिविलेजेस देता था ट्रेडिंग के लिए. Because China was a very rich empire, just like India was at that time. These two countries dominated the world GDP for around 1700 years before the British came along, or the Europeans started their conquest and their sailing across the world, naval power के base पे. चौथा, and the leg of Chinese philosophy is a century of shame. जो ओपियम वॉर्स हुई, जो उसके बाद जो उसका डिक्लाइन, जो रैवेजिंग करी गई, उसमें बहुत सारी ओपियम इस कारण इंडिया से उग के जाती थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से लेके जाती थी. सो दे हैव एन एंटीपैथी टुवर्ड्स इट कि some in some way or the other Indians were very servile to British at that time. ठीक है, British East India Company, and those traders, those everything, they were used to come in the British. Indian traders used to go to British ships carrying opium and all that stuff. So उसके लिए there is a distrust towards India between two countries. It has a history. 1950 है, एक्साइचिन का वॉर हुआ, दलाई लामा का लेके इशू हुआ, तिब्बत हुआ, ठीक है, मतलब डोकलाम हुआ, उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं गालवान हुआ. सो हिस्टोरिकली बाउंड्री इशू भी है क्योंकि वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है. वो जो तिब्बत और जो शिमला में जो तिब्बत की सरकार में ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो अग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी, वो नहीं मानता है. और चाइना की बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है, इट विल कोट द ब्रिटिश ट्रीटी टू यूजर्प हांगकांग, but during Doklam it will say I will not accept the treaty which Britain and Bhutan have signed. नवरूप, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा क्योंकि ये किसी और दिन चाइना करेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. कि आप देखिए भारत की, अब मुझे बहुत शौक नहीं है पास्ट में जाने का, इंडिपेंडेंस की इमीडिएट बात करने का, पर भारत के आसपास का रीजन देखिए. इंडिपेंडेंस के साथ पाकिस्तानी आक्रमण करते हैं, एनेक्सेट की पॉलिसी करते हैं, अपने सोल्जर्स भेजते हैं. चाइना क्या देश था, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है कि भैया अभी के अभी वीक, मिलिट्री नहीं, खाने को पैसे नहीं, गुलामी से निकला था, खाने को पैसे नहीं, मिलिट्री. जापानीज ने पूरा रैवेज कर दिया था. एक तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के बाद एक और कॉन्करिंग फोर्स ने क्या हालत करी थी, जापानीज एग्जैक्टली. तो कुछ नहीं बचा, तब भी नंगे होके भी तिब्बत के ऊपर अग्रेशन कर दिया. और भारत क्या कर रहा था, ये ऑडियंसेस को सोचने की बात है. एक टुच्चा देश लाइक पाकिस्तान जो देश ही नहीं था इससे पहले, और एक पुराना देश जो गुलामी से निकल रहा था चाइना, दोनों सेम माइंडसेट से थे. हम तिब्बत में घुसे कि हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया, पूरा सरदार पटेल ने किस तरह जितना हिस्सा बचाया जम्मू कश्मीर का वो आपको पता है. तो हमारे कोई माइंडसेट में उसके बाद 62 में अग्रेशन करते हैं. अभी चाइना कुछ भी नहीं था उस समय. तो ये रियलिटी से हमें डील करना पड़ेगा कि जब इन देशों के पास कुछ नहीं था तभी इतने अग्रेसिव थे, तो आज ये क्या क्या कर रहे होंगे. जस्ट फूड फॉर थॉट. Exactly. So it is a problem for India. It says Indi Chini bye हम करने को तैयार है, but China is a two-faced power. Communists can never be relied upon. ऑल में हमेशा याद रखना, इन्हीं कम्युनिस्टों ने अल्टीमेटली हमारे देश का विभाजन भी करवाया था मुस्लिम लीग के साथ मिलकर. जी, किसी और दिन डिस्कस करेंगे ये सब. थैंक यू नवरूप फॉर कवरिंग के अमेरिकन माइंड, इजरायली माइंड, सऊदी माइंड में क्या क्या चल रहा है, जिसमें कुछ इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं और कुछ इंडिया के लिए एडवांटेजेस हैं. थैंक यू सो मच.